हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रजनी प्रेम रेशमन। अभी तक हम लोग क्लाइमेटोलॉजी डिस्कस कर रहे थे। आज से हम लोग ओशियोनोग्राफी डिस्कस करेंगे और ये जो हम लोग का डिस्कशन है वो एनसीईआरटी के अराउंड रिवॉल्व करेगा। जैसा कि मैंने पहले भी बता रखा है कि ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी इनफ है, मतलब यूपीएससी में इससे ज़्यादा का रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर खास करके पीटी का अगर हम लोग देखें तो पीटी के लिए तो बिल्कुल ही मोर देन इनफ है 6 to 12 का एनसीईआरटी। क्लियर है। उसमें भी अगर मैं मोर स्पेसिफिक बोलूँ तो 6 to 8 और 11th का जो एनसीईआरटी है ये काफ़ी सफिशिएंट है। 12th क्लास का या फिर 9th एंड 10th का जो है कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, सारा नहीं, बट 6 to 8 और 11th जो है अगर इसको अपन कर लेते हैं तो ये सफिशिएंट है। ओके, तो अब हम लोग ये ओशियोनोग्राफी स्टार्ट करते हैं। ये यूनिट 5 है, चैप्टर 13 वाटर एंड ओशियन। यहाँ पे अगर हम लोग हाइड्रोलॉजिकल साइकिल देखें, जो वाटर साइकिल है, तो इसको हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं। और इससे पहले वाले जो क्लाइमेटोलॉजी का जो चैप्टर था उसमें हमने कंडेंसेशन वगैरह को काफ़ी डिटेल में देख रखा था। तो यहाँ पे मैं इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिस्कस करना ज़रूरी नहीं समझता। रीज़न ये है कि अभी हम लोग जो है प्रीलिम्स 2026 को कंसीडर करके चल रहे हैं, तो वो टॉपिक्स जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन पे हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। क्लियर है। अभी अगर हम लोग ये देखें वाटर ऑन अर्थ सरफेस किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये जो टेबल है, सबसे पहले मैं बता दूं ये टेबल हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन इससे यूपीएससी में प्रीलिम्स में एक बार क्वेश्चन भी आ रखा है कि यहाँ पे अरेंजमेंट दिया हुआ था कि अरेंज करना है किस में, मतलब जो है सबसे ज़्यादा वाटर है। यह ऐसा एक स्टेटमेंट था जिसमें ग्राउंड वाटर था और स्ट्रीम्स एंड रिवर था। और स्टेटमेंट कुछ ऐसा दिया हुआ था शायद कि ग्राउंड वाटर्स में जो परसेंटेज ऑफ वाटर है वो रिवर्स से ज़्यादा है। यहाँ पे अगर हम लोग ग्राफ में इस चार्ट में देखें तो यहाँ पे क्लियरली ये विजिबल हो रहा है कि ग्राउंड वाटर में 0.68% जो है टोटल वाटर है और स्ट्रीम्स में 0.0001 है। क्लियर है। ये ध्यान में रखना है। हमने पहले भी देख रखा है कि जितना भी वाटर जो अर्थ के सरफेस पे है उसका 97.25% कहाँ पर है, ओशंस में। आइस कैप्स एंड ग्लेशियर में 2.05% है, ग्राउंड वाटर में 0.68% है, फिर लेक्स है, सॉइल। इवन देखो जो सॉइल मॉइस्चर है, ये भी ध्यान में रखने का बात है कि इवन सॉइल में जो मॉइस्चर है वो भी हमारा अर्थ पे जितने भी स्ट्रीम्स और रिवर्स हैं उससे ज़्यादा वाटर सॉइल मॉइस्चर में है। इवन एटमॉस्फेयर में भी जो, कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि एटमॉस्फेयर में भी जो हमारा मॉइस्चर है वो भी स्ट्रीम्स और रिवर्स में जितने वाटर अवेलेबल है पूरे अर्थ पे उससे ज़्यादा है। क्लियर है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, ये चार्ट थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। क्लियर है। फिर एक चीज़ और ध्यान में रखो, ये जो हमने अभी यहाँ पे ये वाटर साइकिल जो है ना, ये जो हम वाटर साइकिल पढ़ते हैं तो इसमें क्या होता है कि कंडेंसेशन होता है, मतलब सबसे पहले इवापोरेशन होता है, इवापोरेशन के बाद फिर क्या होता है, राइज करते हैं मॉइस्चर, जो वाटर वेपर है वो राइज करता है ऊपर क्लाउड्स में जाकर के कंडेंसेशन करता है क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर जाता है, ड्यू पॉइंट अचीव हो जाता है और उसके बाद फिर ये जो है वो रेनफॉल होता है। क्लियर है। तो उसी से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको ध्यान में रहना चाहिए कि लगभग 59% ऑफ द वाटर जो है, जो मतलब इवापोरेट करके ऊपर एटमॉस्फेयर में जाता है, वो वापस जो है वो मतलब वो रिटर्न्स टू द एटमॉस्फेयर थ्रू इवापोरेशन फ्रॉम ओवर द ओशन एज वेल एज अदर प्लेसेस। क्लियर है कि जितना भी वाटर है, क्लियर है, रेनफॉल के फॉर्म में जो भी वाटर फॉल करता है उसका 59% वापस एटमॉस्फेयर में चला जाता है। कैसे? इवापोरेशन के थ्रू। क्लियर है। तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखना है। और बाकी जो बच गया, बाकी जो 41% मेरा वाटर बच गया जो रेनफॉल के फॉर्म में हो रहा है, मतलब यहाँ पे मेरा कहने का मतलब है जैसे मान लो 100 यूनिट रेनफॉल हो जाए, ये 100 यूनिट में क्या होगा, 59 यूनिट जो है वो वापस एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। कैसे जाएगा? तो ये हमारा जाएगा इवापोरेशन के फॉर्म में। क्लियर है। और बाकी जो 41% होगा वो या तो फिर ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में हेल्प करेगा, या तो फिर ग्लेशियर्स बनाने में हेल्प करेगा, या तो फिर मतलब जो है वो रिवर या स्ट्रीम्स वगैरह बन के रह जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है। क्लियर है। फिर आगे हम लोग देखेंगे ओशियन फ्लोर का डिवीज़न देखेंगे, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि जो मेजर पोर्शन है ओशियन फ्लोर का वो 3 से 6 किलोमीटर सी लेवल के नीचे पाया जाता है। तो अभी हम लोग सबसे पहले एक डिवीज़न ऑफ ओशियन फ्लोर देख लेते। पहले तो ऊपर ऊपर ऐसे देख लेते, देखो होता क्या है। अगर हम लोग इस डायग्राम को देखें,
तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, मान लो ये जो है ये हमारा कुछ कोस्टल प्लेन है, ये वाला एरिया, क्लियर है। इधर मान लो ये वेस्टर्न घाट वगैरह कुछ भी ऐसा है या माउंटेन्स वगैरह है। अब मान लो अब क्या है, ये पार्ट तो मेरा कोस्टल प्लेन हो गया। फिर क्या है, स्टार्टिंग में अब यहाँ पे जो होगा, ये जो लैंड एरिया है मेरा, ये ग्रेजुअली बहुत ही छोटा सा स्लोप बना के धीरे धीरे ऐसा नीचे जाएगा, क्लियर है। इसका स्लोप का डिग्री 1 डिग्री के आसपास रहेगा। ये वाला जो पोर्शन है जो बीचेस से कनेक्टेड होता है, क्लियर है, इस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ये ध्यान में रखना है कि ये वाला जो पोर्शन, ये ब्लू पोर्शन है ना, जो ये पूरा सी के अंदर है, क्लियर है, ये वाला पोर्शन जो बहुत ही लैंड एरिया से बिल्कुल हल्का सा स्लोप बना के धीरे धीरे नीचे गहराई हो जाए, जो बीचेस के पास मिलता है, वो एरिया मेरा कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। उसके बाद फिर जैसे मान लो ये वेस्टर्न घाट है या कोई भी ऐसा माउंटेनस एरिया, यहाँ से कोई रिवर आ रहा है, इस रिवर क्योंकि ये हाइट से आ रहा है तो इस रिवर का क्या होगा, वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा होगा। अब ये वेलोसिटी ज़्यादा है तो ये रिवर आने के बाद क्या करता है, इरोजन करता है। इरोड करते करते ये क्या होगा, इस जगह पे अगर जा रहा है ओशन में डंप कर रहा है तो इस जगह पे क्या है, बहुत ही गहरा खाई बना रहा है। ये हमें दिख रहा है, ये एकदम खाई जैसा है ओशंस में, क्लियर है। तो ये जो एक कैनन डेवलप होता है, क्लियर है, इस कैनन को हम लोग क्या बोलते हैं, सबमेरिन कैनन। ये ध्यान में रखना है कि ये रिवर्स के फ्लो की वजह से, इरोजन की वजह से बन रहा है एकदम काफ़ी ज़्यादा। अगर रिवर का स्पीड जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा इरोड करेगा। अगर सपोज कर लो रिवर का स्पीड बहुत ज़्यादा है ही नहीं तो यहाँ पे इरोजन नहीं होगा, ये सिंपल यहाँ पे आकर के डिपोजिशन हो जाएगा, क्लियर है। तो ये ध्यान में रखना है। हमने कॉन्टिनेंटल शेल्फ देख लिया, कोस्टल प्लेन तो हमें पता ही है, सबमरीन कैनन हमने देख लिया। कॉन्टिनेंटल स्लोप और कॉन्टिनेंटल राइज क्या होता है ये अब देख लेते हैं। देखो ये कुछ दूर तक तो जो है ये मतलब थोड़ा ग्रेजुअल जो है 1 डिग्री के आसपास का स्लोप बना के धीरे धीरे नीचे जाता है। उसके बाद फिर ये स्लोप जो है थोड़ा स्टीप होता है। इस डायग्राम में बहुत ही ज़्यादा स्टीप दिखा हुआ है, बट इतना ज़्यादा स्टीप नहीं होता, थोड़ा ज़्यादा स्टीप हो जाता है, क्लियर है, थोड़ा सा स्टीप स्लोप होता है। और ये जो स्लोप है, इस स्लोप को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल स्लोप। और उसके बाद कुछ दूर जाने के बाद ये जो हम लोग का ओशन फ्लोर आ जाता है। ये ओशन फ्लोर जो होता है एक टाइप का प्लेन टाइप होता है। ये बिल्कुल मतलब प्लेन मतलब वैसा प्लेन नहीं जैसा ये वाला प्लेन का बात नहीं कर रहा, मतलब जैसा हम लोग का प्लेन एरिया होता है ना, ये एक्चुअली जो है ओशन का सरफेस एरिया है, नीचे वाला पार्ट है, क्लियर है। तो इस पार्ट को हम लोग अबाइसल प्लेन बोलते हैं। ये मेजॉरिटी ऑफ द जो ओशन है ना, ये उसमें अबाइसल प्लेन ही देखने को मिलता है, क्योंकि ये वाला पार्ट तो कोस्टल एरिया के आसपास बहुत छोटा सा होता है, बहुत ज़्यादा नहीं है। यही जो मेन अबाइसल प्लेन है, ये मेजॉरिटी ऑफ द ओशन जो है उसका सरफेस अबाइसल प्लेन से ही बना हुआ है, क्लियर है। तो ओवरऑल मैंने बता दिया। यहाँ पे अगर इस फिगर में हम लोग देखें तो यहाँ पे ये देख सकते हो कि ये जो हमारा अबाइसल प्लेन है, यहाँ पे कहीं कहीं हम लोग को सी माउंट्स वगैरह देखने को मिलते हैं, कि समुद्र के अंदर छोटे छोटे माउंटेन्स है, इसको सी माउंट्स वगैरह बोल रहे हैं, क्लियर है। ये जब बाहर निकल जा रहा है तो इसको अपन आइलैंड बोल देते हैं। यहाँ पे ये कुछ वॉल्केनिक आइलैंड टाइप है। और अगर सपोज कर लो कभी ऐसा होता है कि जैसे इस फिगर में हम लोग को दिख रहा है, ये यहाँ पे सी माउंट है, क्लियर है। ये जो सी माउंट है वो कुछ इस तरीके से है कि नीचे यहाँ पे फ्लैट है। अगर ये फ्लैट है तो इसको हम लोग ग्योट बोल देंगे, क्लियर है। और अगर सपोज कर लो ये जो सी माउंट है वो कुछ इस तरीके से निकला हुआ है, क्लियर है, और इस जगह पे हल्का जो है ये डिपोजिशन हो चुका है किसी भी चीज़ से, या फिर मान लो कोरल रीफ्स बन गया, कुछ भी ऐसा है। तो वैसे केसेस में अगर इसको हम लोग ऊपर से देखें तो ऐसा दिखेगा कि ये ऊपर में तो ये माउंटेन ये नीचे वाला निकला हुआ है, और इसके साइड साइड जो है या तो ये कोरल रीफ्स की वजह से ऐसा बन सकता है, या फिर किसी डिपोजिशन की वजह से बन सकता है कि यहाँ पे जो है वो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे समुद्र का जो पानी है, ये सी ओशियंस वाटर जो है ये यहाँ पे इन्फिल्ट्रेट कर गया है। तो ऐसा जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैरियर रीफ बोलते हैं। और ये जो आइलैंड टाइप जो निकला हुआ है इसको हम लोग सिंकिंग आइलैंड बोलते हैं, क्लियर है, कि ये डूबता हुआ आइलैंड है। फिर लगून के केस में क्या होता है, ये जो है ये सपोज कर लो ऐसा है कि ये जो हमारा सिंकिंग आइलैंड था ये कम्प्लीटली इरोड हो चुका है। इरोड होने के बाद ये बिल्कुल ये नीचे सबमर्ज कर चुका है ओशन में। अब केवल ये वाला पार्ट दिख रहा है, क्लियर है। तो ऊपर से ये कैसा होगा, ये कुछ सर्कुलर टाइप ये होगा, इसको हम लोग अटोल बोलते हैं। और ये सी माउंट तो हमने देख ही लिया, क्लियर है। और ये हमारा वॉल्केनिक आइलैंड है। अबाइसल प्लेन मैंने बता दिया। अबाइसल प्लेन क्या है कि ये जो है
यहाँ पे जैसे ये दिख रहा है, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, ये मेरा सबमरीन कैनियन है। उसके बाद फिर ये जो है ये मेरा कॉन्टिनेंटल स्लोप है। जिस जगह से ये राइज करना स्टार्ट करता है कॉन्टिनेंटल स्लोप, इसको हम लोग कॉन्टिनेंटल राइज बोलते हैं। और फिर समुद्र में ये जो प्लेन एरिया है, इस प्लेन एरिया को हम लोग अबाइसल प्लेन बोलते हैं। और यहाँ पे मिड ओशियानिक रीज बना हुआ है, याद आ रहा है जो हम लोग ने कॉन्टिनेंट इसमें देखा था कि यहाँ पे हम लोग को क्या देखने को मिलता है, पूरा मिड ओशियानिक रीज, कि यहाँ पे डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, ये इधर डाइवर्ज कर रहा है, ये इधर डाइवर्ज कर रहा है, और जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग देखने को मिल रहा है, वॉल्केनिक आइलैंड्स देखने को मिलता है यहाँ पे, क्लियर है, या सी माउंट्स वगैरह देखने को मिलता है। तो कुछ उस तरीके के कि यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये डाइवर्जेंट हो रहा है। और इस जगह पे ये जो है ये हमारा मिड ओशियानिक रीज है। यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, डाइवर्ज करने की वजह से ये बीच में क्या हो रहा है, पार्टीशन टाइप आ जा रहा है, क्लियर है, मतलब यहाँ पे रिज बन जा रहा है, रिफ्ट वैली जैसा बन जा रहा है, क्लियर है। और फिर यहाँ से मैग्मा निकलता है और फिर ये जो है माउंटेन्स ऐसा बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। ये कुछ इस तरीके से आगे हम लोग जब जियोमॉर्फोलॉजी देखेंगे, जब पढ़ेंगे, तो वहाँ पे सी फ्लोर स्प्रेडिंग को अच्छे से समझेंगे तो ये और भी क्लियर समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी बस इतना ध्यान में रखो कि ये डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, ये इधर प्लेट जा रहा है, ये इधर प्लेट जा रहा है, और जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमें यहाँ पे रिफ्ट वैली देखने को मिलता है, क्लियर है। ये मिड ओशियानिक रीजेस के पास अक्सर देखने को मिलता है। तो ये कुछ हमारा ऐसा है। फिर ये जो है ये वाला पार्ट हमारा ट्रेंच है। ये ट्रेंच कौन सा है, याद है हमने देखा था कि जिस जगह पे मान लो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये जो है ये हम लोग का मान लो ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, क्लियर है, और ये जो है ये हमारा ओशियानिक प्लेट है। अब ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये ओशियानिक प्लेट है, दोनों जो है ये आपस में सबमर्ज कर रहा है, क्लियर है। या इसको मैं डायग्राम से ऐसा बना दूँ तो मान लो ये जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है ओशियानिक प्लेट है, क्लियर है, और ये जो है ये हमारा मान लो ये हमारा जो है कॉन्टिनेंटल प्लेट है, क्लियर है। अब क्या होगा, क्योंकि ये जो ओशियानिक प्लेट है, ये ओशियानिक प्लेट डेंसर है, तो ये यहाँ पे क्या करेगा, सबमर्ज करना स्टार्ट करेगा। ये डायग्राम मैं और अच्छे से बना देता हूँ। ये मान लो ये कुछ ऐसा ओशियानिक प्लेट है, और ये जो है ये मेरा क्या है, कॉन्टिनेंटल प्लेट है, क्लियर है, और ये मेरा ओशियानिक प्लेट है। अब क्योंकि ये ओशियानिक प्लेट डेंसर होता है तो ये क्या करता है, ये अंदर सबमर्ज करता है, तो ये काफ़ी गहराई में ये सबमर्जेंस होता है, क्लियर है। यहाँ उतना दिख नहीं रहा है बट ये बहुत ही गहराई में होता है। याद है मैरियाना ट्रेंच डीपेस्ट, सबसे ज़्यादा गहराई समुद्र में कहाँ है, मैरियाना ट्रेंच पे। तो ये वही वाला ट्रेंच है जहाँ पे कॉन्टिनेंटल प्लेट, ओशियानिक प्लेट या फिर दो ओशियानिक प्लेट जो है वो आपस में कन्वर्ज कर रहा है, और एक प्लेट जो है वो क्या हो जाए, वो मतलब दूसरे लेयर के नीचे चला जा रहा है, क्लियर है। तो वो जो गहराई होता है जो काफ़ी ज़्यादा गहराई में देखने को मिल जाए, जहाँ पे या तो कॉन्टिनेंटल प्लेट कन्वर्ज करेगा, क्लियर है, सॉरी कॉन्टिनेंटल और ओशियानिक प्लेट या तो कन्वर्ज करेगा या फिर दो ओशियानिक प्लेट कन्वर्ज करेगा। और ये जब कन्वर्ज करता है बहुत ही समुद्र के बहुत नीचे वाले गहराई में, तो उस पार्ट पे ये ट्रेंच का फॉर्मेशन होता है। इसको हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी में और भी ज़्यादा डिटेल में देखेंगे, क्लियर है। तो ये वो ट्रेंच वाला एरिया है, ये यहाँ पे ध्यान में रखना है, क्लियर है। तो ये हमने लगभग सब कुछ देख लिया है कि हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है, कोस्टल प्लेन क्या होता है, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज, सबमरीन कैनन, अबाइसल प्लेन वगैरह, ये सब कुछ देख रखा है। अब एक बार ओवरव्यू हम देख लेते हैं इस बुक में यहाँ पे क्या क्या लिख रखा है। देखो कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में क्या रखा है, याद है, ये अटैच सीधा यहाँ पे समुद्र के पास वाला एरिया, क्लियर है, जो बीचेस से अटैच होता है। यहाँ पे स्लोप क्या है, लगभग 1 डिग्री के आसपास। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो है जो मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट होता है उसका एक्सटेंडेड वर्जन होता है, क्लियर है। और ये काफ़ी ज़्यादा शैलो सीज होता है, मतलब यहाँ पे जो एवरेज ग्रेडियंट है, जो स्लोप है, वो 1 डिग्री या उससे भी कम है, क्लियर है। और ये सेल्फ जिस जगह पे, मतलब जिस जगह से एकदम स्टीप, जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हल्का पहले इस तरीके से स्लोप जा रहा है, उसके बाद फिर एकदम स्टीप यहाँ से स्लोप ऐसा हो जाएगा। इस जगह पे क्या होगा, ये कॉन्टिनेंटल स्लोप होगा, ये मेरा कॉन्टिनेंटल सेल्फ होगा। जिस जगह पे ये स्लोप जो है ना, ये बिल्कुल स्टीप टर्न लेना स्टार्ट करता है, इसको हम लोग सेल्फ ब्रेक बोलते हैं, क्लियर है। और एवरेज विड्थ जो है कॉन्टिनेंटल स्लोप का, वो हमारा 80 किलोमीटर के आसपास होता है। ये किसी किसी जगह पे बहुत ही ज़्यादा मतलब एब्सेंट भी देखने को मिलता है, कहीं पे बहुत ज़्यादा नैरो भी देखने को मिलता है,
क्लियर है। जैसे सपोज कर लो अगर हम लोग वर्ल्ड मैप में देखें तो इस जगह पे याद है हमारा पेरू करेंट। अब यहाँ पे पेरू करेंट क्या है, ये कॉन्टिनेंट्स के बिल्कुल मतलब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये मेरा कोस्टल एरिया कॉन्टिनेंटल शेल्फ ये है, और ये क्या और बिल्कुल इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ को बहुत ही ज़्यादा इरोड करेगा। तो इस जगह पे हम लोग को कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या मिलेगा, बहुत ज़्यादा ब्रॉड देखने को मिलेगा क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि जो कोल्ड ओशन वाटर करंट है उसका पाथ क्या है, बिल्कुल ऐसा है। यहाँ पे जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है उसका इरोजन देखने को मिलेगा। सिमिलर यहाँ पे होगा कि इस जगह पे हमारा जो बेंगवाला करंट है वो क्या करेगा, इरोजन करेगा। तो जहाँ पे अगर कोई करंट है वो जो बिल्कुल पैरेलल में पास हो रहा है तो उस जगह पे हम लोग को सेल्फ क्या देखने को मिलेगा, बहुत ही नैरो देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे इधर क्या है, साइबेरियन वाला रीजन में इधर कोई ऐसा करंट पास नहीं कर रहा है, तो इस जगह का जो सेल्फ होगा वो बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड देखने को मिलेगा। और वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि जैसे साइबेरियन सेल्फ है जो हमने अभी रशिया के ऊपर देखा, वहाँ पे लगभग कॉन्टिनेंटल शेल्फ का विथ 1500 किलोमीटर के आसपास तक देखने को मिल जाएगा। वही जैसे चिली जो अभी हमने देखा पेरू करंट वाला, वहाँ पे क्या है, लगभग निग्लेक्सिबल या एब्सेंट ही है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। क्लियर है। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है। एक चीज़ और ध्यान में रखो, अगर मान लो कोई कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, वहाँ पे लगातार सेडिमेंटरी डिपॉजिट्स हो रहा है बहुत लंबे समय के लिए, तो उस जगह पे फॉसिल फ्यूल्स मिलने का चांसेस बढ़ जाते हैं। क्लियर है। जैसे मान लो अगर यहाँ पे गोदावरी रिवर है, इस जगह पे अगर जो है वो गोदावरी रिवर की वजह से सेडिमेंट्स का डिपोजिशन बहुत ज़्यादा हो रहा है और काफ़ी लंबे समय के लिए हो रहा है, तो वैसे केसेस में बहुत ज़्यादा हाई चांस है कि इस जगह पे जो है हम लोग को ऑयल डिपॉजिट्स मिल सकता है। क्लियर है। यही सेम रीज़न है इधर क्यों ऑयल डिपॉजिट्स मिलता है, क्यों, क्योंकि हिस्टोरिकली इस जगह पे क्या है, बहुत लंबे टाइम तक सेडिमेंटेशन हुआ होगा। क्लियर है। सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स हुआ होगा। क्लियर है। तो ये कुछ हमारा था मिड ओशियनिक रीज वगैरह हमने देख लिया। जब दो माउंटेन्स जो है वो डाइवर्ज करते हैं तो इस जगह पे एक डिप्रेशन बनता है। क्लियर है। और ये डिप्रेशन को हम लोग रिफ्ट वैली बोलते हैं। ये सब हमने देख लिया। कॉन्टिनेंटल स्लोप देखो, ये हमने देख लिया। जैसा कि अभी मैंने बताया ना, ये यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्टीप है, इतना ज़्यादा स्टीप स्लोप नहीं होता है। क्लियर है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है, ये वेरी करता है, स्टीपनेस इतना याद करने का ज़रूरत नहीं है। क्लियर है। डीप सी प्लेन वही हमारा अबाइसल प्लेन है जो हमने देख रखा है। ओशन डीप्स या ट्रेंचेस ये भी हमने देख लिया अभी। क्लियर है। फिर मिड ओशियनिक रीजेस भी हमने देख लिया क्या होते हैं। क्लियर है। अब हम लोग जो है ये एक बार देख लेते हैं, ये जो यूएन क्लॉज है इसका जो मैरीटाइम जोन्स है इसके अकॉर्डिंग इन जोन्स को एक बार देख लेते हैं। क्लियर है। मान लो ये मेरा लैंड एरिया है और ये जो है ये मेरा क्या है, ये सी लेवल है। क्लियर है। और यहाँ से ऊपर क्या है, ये लैंड एरिया है। अब ये क्योंकि ये लैंड एरिया है तो इसके अंदर जो भी मतलब रिवर्स वगैरह या जो भी वाटर्स होगा वो सारे वाटर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरनल वाटर्स बोलेंगे। क्लियर है। इस इंटरनल वाटर्स पे जो है कंप्लीट अगर हम लोग देखें तो पूरा का पूरा कंप्लीट जो है सोवरेनिटी किसका होगा, यहाँ पे जो भी टेरिटरीज है उसका होगा। जस्ट 1 मिनट वेट करना। ओके। तो अब यहाँ पर देखो, ये जो है ये हमने देखा कि ये जो लैंड एरिया है यहाँ पे मेरा क्या है, ये जो है ये बिल्कुल सी जो है सी लेवल है। अब इस एरिया के अंदर ये जो लैंड एरिया के अंदर जो भी वाटर्स होगा रिवर वगैरह के फॉर्म में, ये सबको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इंटरनल वाटर। क्लियर है। फिर अब यहाँ से सी लेवल जब स्टार्ट होता है तो जो 12 नॉटिकल माइल्स तक का डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस पे जो वाटर होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये मेरा टेरिटोरियल सी होगा। देखो ये टेरिटोरियल सी में अब क्या है, जो भी सी बेड्स वगैरह हो गया, ओशन सरफेस हो गया, या ऊपर का जो भी मतलब स्पेस हो गया जहाँ पे एयर वगैरह फ्लाइट्स वगैरह उड़ता है, ये सारा चीज़ जो है ये सारा यहाँ पे जो भी टेरिटरी होगा, जैसे मान लो इंडिया का ये टेरिटोरियल सी है 12 नॉटिकल माइल्स तक,
तो यहाँ पे उसका कंप्लीट सोवरेनिटी देखने को मिलेगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि टेरिटोरियल एरिया क्या है, लगभग 12 नॉटिकल माइल्स तक एक्सटेंड करेगा। और कोस्टल स्टेट का कंप्लीट सोवरेनिटी होगा कहाँ पे, सरफेस पे भी, सी बेड पे भी, सब सॉइल पे भी और एयर स्पेस में भी। क्लियर है। लेकिन एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने वाला, वो कुछ ये है, जो भी फॉरेन शिप्स होंगे यहाँ पे, उसको राइट टू इनोशन पैसेज जो है ये अलाउड है। मतलब अगर कोई भी फॉरेन शिप्स है जो मतलब कोई भी ऐसा स्पाई टाइप का या कोई भी ऐसा गैर कानूनी काम नहीं कर रहा है, नॉर्मल जो है विथ परमिशन अगर वो वहाँ से पास करना चाहे तो वो पास कर सकता है। इनोसेंट पैसेज का पास करने का उसे कम्प्लीटली मतलब उसको अलाउ किया गया है। क्लियर है। तो ये जो है ये मेरा टेरिटोरियल सी है 12 नॉटिकल माइल्स तक। फिर ये टेरिटोरियल सी के बाद अगला जो 12 नॉटिकल माइल्स है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिगुअस जोन बोलते हैं। क्लियर है। ये वाला पार्ट देखो, इस कंटिगुअस जोन में क्या है कि यहाँ पे सीबेड्स वगैरह में जो कुछ भी पाया जाएगा यहाँ पे तो कंप्लीट राइट है। बट अगर स्पेस का बात करें तो यहाँ पे जो स्पेस है, स्पेस में कोई ऐसा राइट नहीं है। क्लियर है। मतलब जो सोवरेनिटी है यहाँ पे वो क्या है, वो बिल्कुल लिमिटेड है कि कंटिगुअस जोन में क्या होता है, जुरिस्डिक्शन जो है ओशियन के सरफेस पे भी है, फ्लोर पे भी है। बट अगर हम लोग बात करें एयर स्पेस में, तो एयर स्पेस में ऐसा कोई सोवरेनिटी नहीं है। मतलब अगर हम लोग इस रीजन में बात करें तो इस रीजन में कोई भी फॉरेन कंट्रीज़ का फ्लाइट अगर उड़ना चाहे या पास करना चाहे तो वो कर सकता है। क्लियर है। बट सरफेस पे नहीं, सरफेस से पास नहीं कर सकता, क्योंकि सरफेस पे, सी सरफेस पे और जो बॉटम है यहाँ पे जो भी मिनरल्स वगैरह पाया जाएगा ये सब पे सोवरेनिटी किसका होगा, जिस एरिया का ये टेरिटरी है, मतलब जिस एरिया के लैंड से कनेक्टेड ये कंटिगुअस जोन है। क्लियर है। फिर नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पे। देखो ये जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है ना, ये लगभग 12 नॉटिकल माइल्स तक एक्सटेंड करता है। यहाँ पे ध्यान में रखना है कोस्टल स्टेट के पास सोवरेन राइट्स है किस किस चीज़ को लेकर के, वहाँ पे जो भी लिविंग या नॉन लिविंग रिसोर्सेज पाए जा रहे हैं। क्लियर है। सी बेड पे, सब सॉइल पे, एनर्जी फ्रॉम वाटर पे भी, वाटर करेंट्स पे भी। लेकिन यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जो टेरिटरीज़ है, जैसे सपोज कर लो कि अगर इंडिया का वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है तो वो वहाँ पे नेविगेशन या ओवर फ्लाइट दोनों को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता। मतलब कोई भी दूसरे कंट्रीज़ का जो है वो सरफेस पे भी, इस जगह पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ सरफेस से भी अगर कोई दूसरे कंट्रीज़ का शिप्स अगर पास करना चाहे तो वो कर सकता है। क्लियर है। यहाँ पे सीबेड्स वगैरह पे ही अथॉरिटी है, मतलब सोवरेनिटी है। क्लियर है। स्पेस पे तो यहाँ पे है ही नहीं, ध्यान में रखना ये बात। क्लियर है। फिर आगे अगर हम लोग देखें यहाँ पे हाई सीज, तो हाई सीज जो है ये क्या हो गया, ये मेरा ओपन सी वाला एरिया हो गया। ये वो पार्ट हो गया जहाँ पे मतलब वो सबके लिए है, मतलब यहाँ पे किसी भी एक कंट्री का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है, ये इंटरनेशनल वाटर हो गया, जो कहाँ से स्टार्ट होगा, 200 नॉटिकल माइल्स के आगे से स्टार्ट होगा। तो ये बस ध्यान में रखना है। एज सच इससे ऐसा कोई क्वेश्चन अभी तक तो नहीं आया है, बट ऐसा होता है कि कभी कभी इन वर्ड्स का इस्तेमाल हो जाता है कि जैसे टेरिटोरियल सी हो गया या कंटिगुअस जोन हो गया। क्लियर है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये है क्या। या फिर जैसे अगर सपोज कर लो इन फ्यूचर हम पढ़ेंगे इंडिया और श्रीलंका का वाटर डिस्प्यूट को लेकर के, तो वहाँ पे ये सारे टर्म्स जो है अक्सर न्यूज़ में रहते हैं और वहाँ पे फिर आपका इसका अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना चाहिए। या फिर जैसे सपोज कर लो कभी ऐसा पढ़ेंगे कि चाइना का शिप जो है वो इंडिया के कंटिगुअस जोन से पास हो गया या इंडियन ओशन से जब पास हो रहा है, तो वहाँ पे हम लोग को ये इस नियम कानून के बारे में पता होना चाहिए कि ये एक्चुअली है क्या। क्लियर है। तो फिर आगे हम लोग आते हैं, हमने जो है सीमॉन्ट वगैरह देख लिया, सबमेरिन कैनन्स भी देख लिया, गेऑट्स भी देख लिया, फ्लैट टॉप सीमॉन्ट होता है, अटोल भी देख लिया। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है टेम्परेचर ऑफ द ओशन करेंट्स। इस चीज़ को देख लेते हैं। देखो ओशन करेंट्स का टेम्परेचर देखने से पहले सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ओशन टेम्परेचर मतलब कौन कौन से ऐसा फैक्टर्स हैं जो ओशन का टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसको कंट्रोल करते हैं। एक जो बहुत इजी से है वो अगर मैं बोलूँ कि ये मेरा अर्थ है, ये इक्वेटर है। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या है, ये टॉरिड जोन है मान लो। क्लियर है। सन का डायरेक्ट ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला एरिया है, सन का डायरेक्ट इस एरिया में आ रहा है। अब हम लोग अगर देखें इन जनरल क्या होता है कि इक्वेटर से जैसे जैसे हम लोग इन जनरल का बात मैं कर रहा हूँ,
जैसे जैसे पोल के साइड जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज़ करेगा। ये तो इन जनरल ऐसा होगा ही, क्यों? क्योंकि पोल जो है ये बहुत ही ठंडा वाला पार्ट है। तो अगर हम लोग देखें तो लैटिट्यूड जो है वो फैक्टर प्ले करता है, बिल्कुल करता है, क्योंकि इन जनरल 0 डिग्री लैटिट्यूड जो इक्वेटर है मेरा, वहाँ से जैसे जैसे हम 90 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास जाते हैं पोल के पास, तो वैसे वैसे मेरा टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, डिक्रीज़ कर रहा है। फिर अगला अगर हम लोग देखें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। देखो अगर हम लोग मैप देखें वर्ल्ड का, ये मैप दिख रहा है, अगर हम लोग ये वर्ल्ड का मैप देखें तो ये अगर हम लोग देखें जो नदर्न हेमिस्फीयर है ये वाला पार्ट, मेजॉरिटी ऑफ द जो लैंड एरिया है वो हम लोग को कहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये नदर्न हेमिस्फीयर में। सदर्न हेमिस्फीयर जो है ये मेरा ये वाला पार्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा लैंड एरिया नहीं है। अब क्योंकि हम लोग को ये तो पता है ना कि जो अगर गर्म जल्दी कौन सा होता है, लैंड एरिया जल्दी गर्म होता है, और सी जो होता है, जो पानी होता है वो क्या होता है, वो लेट से गर्म होता है और लेट से ठंडा होता है। ज़मीन के साथ क्या है, वो वाटर के कंपेयर में बहुत ज़्यादा जल्दी गर्म होता है, बहुत ज़्यादा जल्दी ठंड होता है। तो ये वाला पार्ट में क्या होगा, गर्मी के टाइम में हम लोग को इस पार्ट में जो है ओशंस का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू सदर्न पार्ट। रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे लैंड्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, काफ़ी ज़्यादा है। मतलब जब सन का डायरेक्ट रे नदर्न हेमिस्फीयर में आएगा तो नदर्न हेमिस्फीयर में हम लोग को ओशंस का टेम्परेचर कॉम्परेटिवली जो है वो थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि लैंड्स बहुत जल्दी गर्म हो जा रहे हैं, और लैंड्स जो है मतलब ये जैसे मान लो ये अफ्रीका वाला रीजन बहुत जल्दी गर्म हो जाए तो ये अपना हीट जो है ये ओशंस में भी ट्रांसफ़र करेगा। ये केस जो है सदर्न ओशंस में उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है लैंड का रोल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लैंड्स का बहुत ज़्यादा मतलब है नहीं। तो अगर ये गर्म भी होते हैं तो कुछ लिमिटेड एक्सटेंट तक ही ये ओशंस को गर्म कर पाते हैं। तो ये जो है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर है, इसकी वजह से भी टेम्परेचर जो है ओशंस का वैरी करता है। हमने देख लिया किस तरीके से। फिर आ जाओ प्रिवेलिंग विंड का कॉन्सेप्ट, कि प्रिवेलिंग विंड्स क्या होता है। जैसे सपोज कर लो अगर हम लोग देखें, मान लो ये जो है ये मेरा ईस्टर्लीज कुछ इस तरीके से चलता है, क्लियर है, ये हमारा ईस्टर्लीज कुछ ऐसा चलता है और वेस्टर्लीज क्या है, कुछ ऐसा पोलवर्ड्स चलता है। अब अगर हम लोग देखें तो होगा क्या कि जैसे सपोज इस जगह पे हमारा ईस्टर्लीज चल रहा है, अब अगर इधर ईस्टर्लीज चल रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, या इस जगह का जितने भी वाटर्स होंगे ये सारा इस साइड जाना स्टार्ट करेंगे, नहीं इधर जाना स्टार्ट करेगा, यहाँ से भी इधर जाना स्टार्ट करेगा। तो इस जगह पे जो कॉन्टिनेंट के कोस्ट के पास जो वाटर है ये सारे वाटर बह के क्या जा रहे हैं, इधर जा रहे ना। तो यहाँ पे क्या होगा, नीचे से समुद्र के गहराई से जो डेप्थ का पानी है वो ऊपर आएगा, क्लियर है, और ये पानी क्या होगा, इधर चला जाएगा। तो इस जगह पे क्या है, अपवेलिंग वाटर है, और नीचे का पानी क्या होगा, थोड़ा ठंडा होगा, तो ठंडा पानी यहाँ आ जाएगा, और जो भी गर्म पानी है सरफेस पे वो सारा गर्म पानी क्या होगा, ये गर्म पानी हमारा इधर आ जाएगा, क्लियर है। तो ये भी हम लोग देख सकते हैं, यहाँ मैप में भी दिख रहा है कि ये वाला जो पोर्शन है हमारा, इस पोर्शन में क्या है हम लोग का थोड़ा ज़्यादा गर्म पानी है। क्यों? क्योंकि इधर जो है ट्रेड विंड्स के कारण जो ईस्टर्लीज है ये मेरा क्या कर रहा है, ये वाटर को इधर इस डायरेक्शन में मूव करने में हेल्प कर रहा है, क्लियर है। और जिसकी वजह से ये जो सहारा डेजर्ट वाला कोस्ट एरिया है यहाँ पे कोल्ड वाटर राइज कर रहा है और वार्म वाटर जो है वो इधर चला गया। तो ये जो प्रिवेलिंग विंड्स है उसकी वजह से यहाँ पे अफ्रीका के कोस्ट के एरिया के पास कोल्ड वाटर है कॉम्परेटिवली, और जिसकी वजह से हम लोग देखते भी है कि अगर कोल्ड वाटर है, ठंडा पानी है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होगा भी नहीं, क्लियर है, क्योंकि ठंडे पानी में इवापोरेशन नहीं होता, और जिसकी वजह से यहाँ पे सहारा डेजर्ट देखने को मिल रहा है, क्लियर है। बट वही अगर हम लोग इस साइड देखें, ये ब्राज़ील के कोस्ट पे देखें, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये विंड्स क्या हो रहा है, ये तो वार्म वाटर लेकर के आ रहा है ना, ट्रेड विंड्स, क्लियर है, ये ट्रेड विंड्स वार्म वाटर लेकर के आ रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, जितने भी गर्म पानी है इसके शोर लाइन्स पे आ जाएंगे। तो इधर अगर गर्म पानी बहुत ज़्यादा है तो इस जगह पे क्या होगा, इवेपोरेशन भी बहुत ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा उतना ज़्यादा क्लाउड फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, तो इधर रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। और ये चीज़ हम लोग देखते भी है कि ये जो हम लोग ब्राज़ील का कोस्ट, ब्राज़ील वाला एरिया, अमेजन रेन फॉरेस्ट यहीं पे पाया जाता है, क्लियर है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है कि जिस जगह पे अगर सपोज कर लो विंड्स जो है वो कोस्ट के साइड आ रहा है, तो ये कोस्ट के साइड अगर विंड आएगा तो क्या होगा, मॉइस्चर लेकर के आएगा और इस जगह पे क्या होगा, बहुत ज़्यादा रेनफॉल करेगा। लेकिन अगर विंड्स मान लो यहाँ से क्या हो जाए, दूर जा रहा है, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे जो है वो रेनफॉल कम करेगा, क्लियर है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। फिर आ जाते हैं हम लोग ओशन करेंट्स पे, कि ओशन करेंट्स किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है। अभी हम लोग आगे चल के ओशन करेंट्स को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस इतना ध्यान में रखो।
जो वार्म ओशन करेंट्स होते हैं, ये क्या होता है, नीचे नाम से ही पता चल रहा है वार्म है, इसका मतलब यहाँ का पानी थोड़ा गर्म होगा। जब कोल्ड ओशन करेंट्स बोल रहा हूँ तो यहाँ का पानी थोड़ा ठंडा होगा। अब इसका रोल क्या है, जिस जगह पे वार्म ओशन करेंट्स देखने को मिलेंगे, क्लियर है, जैसे जिस भी जगह पे हम लोग को वार्म ओशन करेंट्स देखने को मिलेंगे वहाँ का पानी क्या होगा, थोड़ा गर्म होगा। अब अगर गर्म पानी है तो उस जगह पे हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, इवापोरेशन बहुत ज़्यादा है, क्लियर है। इवापोरेशन बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा होगा। जैसे इस जगह पे हम लोग को वार्म ओशन करेंट्स देखने को मिलता है, यहाँ पे ये पूरा वार्म ओशन करेंट्स है। इस जगह पे कोल्ड ओशन करेंट्स है, पेरू करंट, यहाँ पे बेंगवाला करंट कोल्ड ओशन करेंट्स है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन करंट है, कैलिफोर्निया करंट है, कैनरी करंट है। तो ये सारे जगह पे क्या है, कोल्ड ओशन करेंट्स है। कोल्ड ओशन करेंट्स है, यहाँ पे टेम्परेचर में दिख भी रहा होगा, ग्रीन कलर थोड़ा ठंडा है रेड के कंपेयर में। तो कोल्ड ओशन करेंट्स होने की वजह से क्या है, यहाँ पे रेनफॉल कम होगा। तो यहाँ पे देखो इस जगह पे रेनफॉल कम होगा तो सहारा डेजर्ट है, यहाँ कैलिफोर्निया डेजर्ट है, इस जगह पे जो है हमारा अटाकामा डेजर्ट है, यहाँ जो है कलहारी डेजर्ट है, क्लियर है। तो इस तरीके से जो है जिस भी जगह पे वार्म ओशन करेंट्स होगा उस जगह का टेम्परेचर क्या होगा, ओशन का हाई होगा। जिस जगह पे कोल्ड ओशन करेंट्स होगा उस जगह का टेम्परेचर लो होगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है, क्लियर है। फिर इनक्लोज्ड सी भी मैटर करता है। देखो अगर इनक्लोज्ड सी है और वो भी कहाँ पे, लो लैटिट्यूड्स में। लो लैटिट्यूड्स मतलब क्या, जैसे सपोज कर लो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला रीजन में अगर इनक्लोज्ड सी है तो उस जगह पे क्या होगा कि ओशियंस का टेम्परेचर कॉम्परेटिवली ज़्यादा होगा। लेकिन वही अगर इनक्लोज्ड सी हाई लैटिट्यूड में है तो ओशन का टेम्परेचर क्या होगा, कॉम्परेटिवली कम होगा। जैसे सपोज कर लो यहाँ पे लो लैटिट्यूड से ये वाला पोर्शन, ये लो लैटिट्यूड से, क्लियर है, यहाँ से ये इक्वेटर पास कर लिया, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास कर लिया और यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इस रीजन में इनक्लोज्ड सी कौन कौन सा है, जैसे देखो ये इनक्लोज्ड सी है, ये इनक्लोज्ड सी है, यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, थोड़ा ज़्यादा है, क्लियर है। क्यों ज़्यादा है टेम्परेचर, क्योंकि ये ट्रॉपिकल रीजन में है और ट्रॉपिकल रीजन में क्या होता है, सन का रे तो लगभग डायरेक्ट पड़ता ही है। तो इस जगह पे ये जो लैंड है ये बहुत ही ज़्यादा हीट करेगा और ये हीट जो है रेडिएट करेगा वाटर में भी, जिसकी वजह से यहाँ का पानी जो है वो क्या होगा, ट्रॉपिकल रीजन्स में जो भी इनक्लोज्ड सी होंगे, क्योंकि ज़मीन के आसपास से घिरा हुआ है और ज़मीन जो है वो अपना जो हीट है वो रेडिएट करता है, जिसकी वजह से यहाँ का पानी भी क्या होगा, कॉम्परेटिवली गर्म होगा। लेकिन वही अगर हम लोग इनक्लोज्ड सी देखें हाइयर लैटिट्यूड में, जैसे यहाँ पे, तो इस जगह का पानी क्या है, इस जगह का पानी थोड़ा ठंडा होगा। क्यों ज़्यादा ठंडा होगा, क्योंकि इस जगह पे क्या है कि लैंड जो है वो ऑलरेडी बहुत ठंडा है और लैंड अपना जो, क्योंकि ज़मीन ही बहुत ज़्यादा ठंडा है तो उसके कांटेक्ट में जो वाटर भी होगा वो भी कॉम्परेटिवली ठंडा ही होगा एज़ कॉम्पेयर टू जो इनक्लोज्ड सी है लोअर लैटिट्यूड्स का। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है, क्लियर है। तो ये हमने देख लिया कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। फिर अब हम लोग देखते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर की कौन कौन सा फैक्टर है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन है ओशन में वो कैसे है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। तो देखो एक चीज़ ध्यान में रखो, ये चीज़ तो हमने एयर में भी देखा था ना, या वाटर में देख लो। अगर मैं कोल्ड वाटर ले रहा हूँ और दूसरे साइड जो है मैं वार्म वाटर ले रहा हूँ, क्लियर है। अब बताओ इन दोनों में कोल्ड वाटर है और वार्म वाटर है, इन दोनों में ज़्यादा डेंसर कौन होगा, कोल्ड वाटर होगा। वार्म वाटर हल्का होता है, हमने देखा था ना, वार्म एयर हल्का होता है, तभी तो वार्म एयर हॉट एयर बलून राइज करता है। कोल्ड वाटर जो है वो क्या है, भारी है, डेंसर है, तो ये सबसाइड करेगा। तो अब बताओ ओशियंस है, ये मान लो ओशियन है, ओशियन के सरफेस पे नीचे में कौन सा वाटर होगा, वार्म वाटर होगा या कोल्ड वाटर होगा, ऑफ कोर्स कोल्ड वाटर होगा। ऊपर में क्या होगा, वार्म वाटर होगा। इसका मतलब ये तो ऑब्वियस सा बात है ना कि अगर हम लोग देखें ओशियन का टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, वर्टिकल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, तो जैसे जैसे हम लोग गहराई में जाते जाएंगे टेम्परेचर क्या करेगा, घटता जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि जो टेम्परेचर डेप्थ प्रोफाइल है किसी भी ओशियन का, वो जैसे जैसे मतलब डेप्थ बढ़ता जाएगा, गहराई बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होगा, घटता जाएगा। जो हम लोग को यहाँ पे देखने को भी मिलता है कि जैसे जैसे हम लोग जा रहे हैं नीचे टेम्परेचर क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। एक चीज़ और ध्यान में रखो कि स्टार्टिंग में क्या है कि टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा स्टीप नहीं घटेगा, वो नॉर्मली घटता रहेगा। क्लियर है कि जो फर्स्ट लेयर है, ये जो टॉप लेयर है, यहाँ पे क्या है, वार्म ओशन वाटर जो है वो मतलब
धीरे धीरे ऐसे घट रहा है। क्यों? क्योंकि इस जगह पे सन का डायरेक्ट रे आ रहा है, तो सन का डायरेक्ट रे आने की वजह से काफ़ी गहराई तक सूर्य का धूप जा रहा है, मतलब रोशनी जा रहा है और ओशन वाटर को गर्म किए हुए, तो सडन यहाँ पे फॉल देखने को नहीं मिलेगा। बट एक रीज़न आएगा जिसको हम लोग थर्मोक्लाइन रीजन बोलते हैं। इस थर्मोक्लाइन रीजन में क्या है कि एक रैपिड डिक्रीज इन टेम्परेचर देखने को मिलेगा, कि एक लेवल के बाद जहाँ क्या देखने को मिलेगा, टेम्परेचर जो है वो ओशन वाटर का बहुत ही स्पीड, मतलब जैसे जैसे हम लोग गहराई में जा रहे हैं वैसे वैसे टेम्परेचर बहुत स्टीप डिक्रीज कर रहा है। और उसके बाद जो तीसरा लेयर है वो कुछ ऐसा आएगा कि फिर एक टाइम के बाद टेम्परेचर डिक्रीज जो है वो उतना स्टीप नहीं होगा, क्योंकि एग्जैक्ट 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे तो नहीं जा सकता ना, क्योंकि अगर वो बर्फ़ बनेगा तो बर्फ़ बन के वो क्या होगा, वापस ऊपर ही आ जाएगा। मतलब ओशन सरफेस पे 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तो होगा नहीं, और उससे नीचे तो होगा नहीं। टेम्परेचर 0 से क्या होगा, बढ़ा ही होगा। तो इसीलिए क्या होता है, मतलब एक टाइम ऐसा आता है थर्मोक्लाइन रीजन के बाद कि अब अगर तुम बहुत ज़्यादा गहराई में देख जाओगे तो यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होगा, टेम्परेचर डिक्रीज तो करेगा बट बहुत ज़्यादा नहीं। जैसे सपोज कर लो यहाँ पे जो है वो सरफेस पे अगर हम लोग ले लें तो 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। फिर हम लोग लगभग 500 मीटर नीचे गहराई पे गए, आधा किलोमीटर की गहराई पे, तो हो सकता है यहाँ पे 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास या 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर होगा। लेकिन फिर उसके बाद थर्मोक्लाइन रीजन आएगा जहाँ पे जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे क्या होगा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर घटेगा। मतलब लगभग 1 किलोमीटर की गहराई पे हो सकता है ये टेम्परेचर कितना आ जाए, 6 डिग्री सेल्सियस या 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ जाए। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे हम लोग गहराई में जाएंगे 0 डिग्री सेल्सियस तो कभी पहुंचेगा नहीं फ्रीजिंग पॉइंट, नहीं तो फिर ये बर्फ़ बन जाएगा। बर्फ़ तो हल्का होता है तो वो ऊपर आ जाएगा, तो 0 से ऊपर ही रहेगा। मतलब ये अब 5 डिग्री सेल्सियस के बाद देखो ये बहुत धीरे धीरे गहराई में जाते जाते टेम्परेचर फॉल करेगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है कि थर्ड लेयर में कुछ ऐसा होता है। लेकिन वही अगर हम लोग आर्टिक वाले रीजन में देखें, जैसे मान लो ये वाला जो आर्टिक वाला रीजन है या इधर जो अंटार्कटिका वाला रीजन है, इस रीजन में क्या है, यहाँ पे तो सरफेस पे ही ऑलरेडी टेम्परेचर क्या है, बहुत लो है। तो यहाँ पे अगर हम लोग वर्टिकल देखें तो यहाँ पे थर्मोक्लाइन लेयर हम लोग को थोड़ा मिसिंग दिखेगा। मतलब यहाँ पे क्या है, आर्टिक ओशन में अगर हम लोग देखें तो सरफेस पे ही टेम्परेचर मेरा बहुत कम है, और अब नीचे नीचे जैसे हम लोग जा रहे हो तो टेम्परेचर क्या है, बहुत धीरे धीरे फॉल कर रहा है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है, क्लियर है, कि वहाँ पे आर्टिक वाले रीजन या अंटार्कटिका वाले रीजन में जो है थर्मोक्लाइन रीजन हम लोग को देखने को नहीं मिलता है। अगर यहाँ पे हम लोग ये देखें देखो, तो एक चीज़ देखो, ये जो मेरा इक्वेटर वाला रीजन है, यहाँ पे क्या है, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर जो है ना विथ लैटिट्यूड लगभग 0.5 डिग्री सेल्सियस हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि अगर मान लो इक्वेटर पे जो है ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है, इस जगह पे टेम्परेचर अगर मान लो 20 डिग्री सेल्सियस है, तो हमने अभी देखा था ना कि इक्वेटर से जैसे जैसे पोलवर्ड्स जाएंगे टेम्परेचर क्या होगा, घटता जाएगा। तो ऑन एन एवरेज ऐसा एस्टिमेटेड किया जाता है कि अगर मान लो हम यहाँ पे 10 डिग्री लैटिट्यूड जा रहे हैं तो क्या होगा कि हर 1 डिग्री लैटिट्यूड पे 0.5 डिग्री सेल्सियस घटता है। मतलब 10 डिग्री लैटिट्यूड जाने पे लगभग कितना टेम्परेचर घट जाएगा, 5 डिग्री सेल्सियस घट जाएगा। 20 डिग्री लैटिट्यूड और ऊपर जाएंगे तो लगभग 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घट जाएगा। मतलब इस तरीके से जो है वो कुछ घटता है। फिर हमने अभी ये भी देखा था कि नदर्न हेमिस्फीयर जो है वो कॉम्परेटिवली थोड़ा वार्म होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है लैंड एरिया ज़्यादा है और लैंड जो है वो जल्दी हीट करता है, तो हीट रेडिएट करता है ओशंस वाटर में, और ओशन वाटर भी थोड़ा गर्म हो जाता है। तो इसीलिए जो एनुअल एवरेज टेम्परेचर है नदर्न हेमिस्फीयर का वो 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। और क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर कॉम्परेटिवली थोड़ा ठंडा होता है तो एनुअल एवरेज टेम्परेचर यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास मिलता है। और इक्वेटर के पास वाला जो रीजन है, क्योंकि इस जगह पे थोड़ा पानी गर्म होता है, तो इधर एवरेज टेम्परेचर जो है 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास इक्वेटर या ट्रॉपिकल रीजन वाला जो एरिया है, टॉरिड रीजन हम लोग बेसिकली बोल सकते हैं, इधर जो है लगभग एवरेज टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये चीज़ हमारा ध्यान में रखना है, क्लियर है। ये सब हमने डिस्कस कर लिया है, इसको आप एक बार रीड कर लेना। फिर आ जाते हैं सैलिनिटी ऑफ द ओशन वाटर। देखो सैलिनिटी क्या होता है, सैलिनिटी को अगर हम लोग सिंपल लैंग्वेज में देखें तो सपोज कर लो कि अगर हम लोग ले रहे हैं 1 kg ऑफ वाटर ले रहे हैं, यहाँ kg में ले रहे हैं, ठीक है, 1 kg ऑफ वाटर ले रहे हैं और इसमें हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं कि कितना सॉल्ट्स जो है वो डिसॉल्व है। जितना ज़्यादा सॉल्ट्स डिसॉल्व होगा उसको जो है मतलब हम लोग उतना ज़्यादा खारा बोलते हैं, नमकीन पानी, क्लियर है। ये तो सिंपल सा है
कि इट इज़ कैलकुलेटेड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व इन 100 ग्राम 1 kg ऑफ सी वाटर। तो जितना ज़्यादा होगा उतना हम लोग बोलेंगे कि उतना ज़्यादा उस वाटर का क्या है, सैलिनिटी है। तो अब देखो, अभी हम लोग को देखना है कि सैलिनिटी जो है वो ओशियन वाटर में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि कौन कौन सा फैक्टर्स है जो ओशन सैलिनिटी को अफेक्ट करता है। सबसे पहला मेरा क्या आ जाता है, इवापोरेशन। देखो, अगर सपोज कर लो ये ओशियन वाटर है, इस ओशियन वाटर में क्या है, सॉल्ट भी है और वाटर भी है, क्लियर है, ऐसा कुछ है। अब एक चीज़ ध्यान में रखना, जब इवापोरेशन हो जाए तो ये इवापोरेशन में केवल और केवल वाटर का इवापोरेशन होता है, सॉल्ट इवापोरेट नहीं करता है, ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखना, क्लियर है। सॉल्ट का इवापोरेशन नहीं होता है, केवल और केवल वाटर का इवापोरेशन होता है। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे सुनो, अब अगर ये ओशन सरफेस वाटर है, इसमें मेरा क्या देखने को मिला, बहुत ही ज़्यादा मतलब सॉल्ट्स वगैरह ऐसा मिला हुआ है। अब जब इवापोरेशन होगा, अभी मान लो यहाँ पे अगर 1000 kg वाटर था, इस 1000 kg में मान लो 35 kg तो जो था वो सॉल्ट था, तो अभी इसका सैलिनिटी कुछ ऐसा होगा कि 35 kg पर 100 kg ऑफ वाटर। लेकिन अब क्या हुआ, यहाँ पे इवापोरेशन हुआ, और मान लो इवापोरेशन ऐसा हुआ कि ये 100 kg जो है वो घट करके क्या हो गया, ये 1000 kg जो है वो घट करके मान लो 900 kg हो गया। सॉल्ट्स तो अभी भी 35 का 35 kg है, लेकिन वाटर क्या हो गया, वो तो 1000 kg से क्या हो गया, 900 kg हो गया ना, क्योंकि इवापोरेशन हो गया। तो अब बताओ, इवापोरेशन होगा तो यहाँ पे सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा नहीं हो गया पहले के कंपेयर में। पहले 1000 kg में 35 kg था, अभी जो है वो 900 kg में 35 kg है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जैसे ही इवापोरेशन होगा वैसे ही क्या होगा कि वहाँ का जो मतलब सॉल्ट कंटेंट है उस वाटर का वो बढ़ जाएगा, मतलब सैलिनिटी जो है ओशियन का वो बढ़ जाएगा। जहाँ पे इवापोरेशन ज़्यादा होगा वहाँ पे सैलिनिटी बढ़ जाएगा। उसी तरीके से हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि अगर यहाँ पे मान लो बारिश हो जाता है, अभी जब बारिश हो रहा है तो बारिश खारा पानी तो हो नहीं रहा है, बारिश में जो पानी है वो पानी मेरा क्या है, वो तो फ्रेश वाटर है, क्लियर है। अब जब वो फ्रेश वाटर हो रहा है तो वो क्या हो रहा है, अभी 35 kg सॉल्ट था ओशियन में, अब पहले 1000 kg वाटर था, अब क्या हुआ 200 kg वाटर और ऐड हो गया। मतलब पहले 1000 kg में 35 kg सॉल्ट था, अब क्या है 1200 kg वाटर में 35 kg सॉल्ट है। तो यहाँ पे क्या हुआ, सैलिनिटी जो है वो तो घट गया ना, जो खारापन था वो तो कम हो गया। तो इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जब भी इवापोरेशन होगा तो उस जगह पे हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, सैलिनिटी जो है वो बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि सॉल्ट कंटेंट बढ़ जा रहा है। जब भी प्रिसिपिटेशन होगा तो वहाँ पे सैलिनिटी क्या है मेरा, घट जाएगा। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे वर्ल्ड मैप में देखें, या यहाँ पे और अच्छे से हम लोग देख सकते हैं, जैसे इस जगह पे देखो, क्लियर है, इस जगह पे देखो, अभी हमने देखा ना कि होता क्या है, यहाँ पे ट्रेड विंड चल रहे हैं, क्लियर है। अभी जब ट्रेड विंड चल रहा है तो ट्रेड विंड के केस में हमने क्या देखा था कि ट्रेड विंड क्या कर रहा है, यहाँ पे जो भी ये इक्वेटोरियल रीजन है, यहाँ पे इक्वेटर है, ये ट्रॉपिकल रीजन है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वार्म वाटर सारा एक्यूमुलेट करके आ रहा है इस जगह पे। सारा ट्रेड विंड के कारण क्या हो रहा है, सरफेस पे जो भी गर्म पानी है वो सारा गर्म पानी है ब्राज़ील के कोस्ट पे आ रहा है। इसका मतलब ये ब्राज़ील का जो कोस्ट है, इस एरिया में जो होगा पानी का सरफेस का टेम्परेचर क्या है, वो थोड़ा ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे इवापोरेशन क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा होगा। इवापोरेशन थोड़ा ज़्यादा होगा तो यहाँ पे हम लोग को सैलिनिटी जो है वो क्या देखने को मिलेगा, सैलिनिटी थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्लियर है। जिस भी जगह पे इवापोरेशन ज़्यादा होगा वहाँ सैलिनिटी ज़्यादा देखने को मिलेगा। अभी जो हमने मैप देखा था उसमें हमने देखा था, जब हम टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन का मैप देख रहे थे तो वहाँ पे हमने क्या देखा था कि जो इनक्लोज्ड सी है हाइयर लैटिट्यूड्स में, वहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है। लेकिन वही जो इनक्लोज्ड सी है लोअर लैटिट्यूड्स में, यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है, क्लियर है। तो अब इस जगह का टेम्परेचर क्या है, हाई है, तो इस जगह पे इवापोरेशन भी बहुत ज़्यादा होगा, यहाँ पे इवापोरेशन क्या होगा, कम होगा। तो अब उस केस में बताओ सैलिनिटी यहाँ पे ज़्यादा होगा, बिल्कुल होगा। इसीलिए देखो यहाँ पे जब हम लोग देखें, चाहे ये रेड सी हो, पर्शियन गल्फ हो, ये सब का सैलिनिटी क्या है, थोड़ा ज़्यादा है। तो पहला पॉइंट आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि जब भी इवापोरेशन होगा तो इवापोरेशन की वजह से क्या होता है, वाटर का रिमूवल हो रहा है, सॉल्ट का रिमूवल नहीं हो रहा है। सॉल्ट उतना का उतना ही है, पानी कम हो गया तो सैलिनिटी बढ़ जाएगा। प्रिसिपिटेशन हो जाए तो क्या हो जाए, सॉल्ट कंटेंट तो उतना का उतना ही है, लेकिन पानी और एक्स्ट्रा ऐड होते जा रहा है, जिसकी वजह से सॉल्ट कंसंट्रेशन जो है वो क्या है, कॉम्परेटिवली पहले के मुकाबले में कम हो गया है। तो यहाँ पे सैलिनिटी घटता हुआ दिखेगा। फिर अगला है फ्रेश वाटर फ्लो फ्रॉम द रिवर, कि अगर फ्रेश वाटर का फ्लो हो जाए रिवर से तो उस केस में देखो अभी क्या है
कि इस जगह पे अगर आप देख लो, यहाँ पे देखो ये क्या है, ये इंडियन ओशियन है। यहाँ पे अब जैसे ये गंगा रिवर आ रहा है, इधर जो है गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी रिवर है, महानदी रिवर है। ये सारा रिवर जो है वो क्या हो रहा है, फ्रेश वाटर लेकर के आ रहा है और इस ओशियन वाटर में मिक्स कर रहा है। अब यहाँ पे सॉल्ट का कंसंट्रेशन तो पहले से जो था वही है, बट फ्रेश वाटर तो ऐड ऑन होते जा रहे हैं ना। लेकिन इधर क्या है, अगर हम लोग अरेबियन सी में देखें तो अरेबियन सी में इंडस रिवर को छोड़ करके मेजर ऐसा कोई बहुत सारा बड़ा रिवर देखने को नहीं मिलता है जो फ्रेश वाटर लेकर के आ रहा है। मतलब यहाँ पे फ्रेश वाटर का इनफ्लो क्या है, कॉम्परेटिवली काफ़ी कम है। फ्रेश वाटर का इनफ्लो कम होने की वजह से यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि इस जगह का सैलिनिटी जो है, अरेबियन सी का सैलिनिटी थोड़ा ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा फ्रेश वाटर का इनफ्लो नहीं हो रहा है। बट यहाँ पे हम लोग देखें तो बहुत सारा रिवर जो है फ्रेश वाटर लेकर के आ रहा है। गंगा, ये ब्रह्मपुत्र, क्लियर है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब, इरावदी रिवर, ये सब फ्रेश वाटर का इनफ्लो कर रहे हैं, जिसकी वजह से बे ऑफ बंगाल में हम लोग को कम सैलिनिटी देखने को मिलता है और इधर सैलिनिटी अरेबियन सी में ज़्यादा देखने को मिलता है। वही सेम एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखो, ये कैस्पियन सी है। कैस्पियन सी में हम लोग को यहाँ पे वोल्गा रिवर देखने को मिल रहा है, उराल रिवर है, और भी बहुत सारे रिवर है जो अपना वाटर क्या है इस कैस्पियन सी में डंप कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, सैलिनिटी हम लोग को ज़्यादा कम देखने को मिल रहा है, क्योंकि फ्रेश वाटर का इनफ्लो हो रहा है। सेम वही यहाँ पे ब्लैक सी के साथ होता है कि ब्लैक सी में भी क्या होता है, काफ़ी सारे रिवर जो है वो डंप कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे ब्लैक सी में भी हम लोग को सैलिनिटी जो है वो कम देखने को मिलता है। क्लियर है? लेकिन वही यहाँ पे देखो, रेड सी के बारे में अभी क्वेश्चन भी आया था यूपीएससी में कि रेड सी में यहाँ पे कोई रिवर का इन्फ्लक्स नहीं है, सैलिनिटी भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे हम लोग का रिवर का इन्फ्लक्स तो है पर्शियन गल्फ में, लेकिन सैलिनिटी फिर भी ज़्यादा है। रीज़न क्या है? वही जो हमने देखा कि ये पूरा इनक्लोज्ड एरिया है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये इनक्लोज्ड वाला फैक्टर थोड़ा ज़्यादा काम करता है कि एक तो इनक्लोज्ड और ऊपर से क्या है, पूरा ट्रॉपिकल रीजन में है। तो ट्रॉपिकल रीजन में सन का डायरेक्ट रे भी आता है, जिसकी वजह से यहाँ पे सैलिनिटी काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी में देखें तो रिवर का इनफ्लो बहुत ज़्यादा नहीं है, और दूसरा जो है ये भी इनक्लोज्ड एरिया है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, सैलिनिटी अच्छा खासा हम लोग को देखने को मिलता है। क्लियर है? तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे इवॉपरेशन की वजह से सैलिनिटी वेरी करता है, प्रिसिपिटेशन की वजह से। मतलब अगर आप वर्ल्ड में इवॉपरेशन का मैप देख लो, प्रिसिपिटेशन का मैप देख लो, रेनफॉल जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि किस तरीके से वर्ल्ड जो है, मतलब वर्ल्ड ओवर जो रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको अगर आप देखो तो काफ़ी हद तक सैलिनिटी को भी कर सकते हो। फ्रेश वाटर फ्लो भी देख सकते हो कि वर्ल्ड का अगर मेजर रिवर्स है वो अगर देखोगे तो उससे भी कनेक्ट कर सकते हो कि जहाँ पे भी रिवर्स का इनफ्लो होगा, मतलब वाटर जो है, फ्रेश वाटर रिवर जो है वो लेकर के ओशन में डंप कर रहा है, तो वहाँ पे सैलिनिटी कॉम्परेटिवली थोड़ा घट जाएगा। फिर अगला है फ्रीजिंग एंड थॉइंग ऑफ हॉर्स, कि जैसे जैसे फ्रीजिंग होगा या मेल्टिंग होगा उस पर भी सैलिनिटी डिपेंड करता है। देखो अब एक चीज़ समझ जाओ, जब फ्रीजिंग ऑफ आइस हो रहा है, यहाँ पे जैसे सपोज कर लो ये आर्टिक रीजन है, इस जगह पे जब आइस है तो ये आइस का जब फ्रीजिंग हो रहा है तो एक चीज़ ध्यान में रखना कि सॉल्ट्स जो है ये फ्रीज नहीं करता है, केवल जो फ्रेश वाटर है मतलब वो फ्रीज करता है। सॉल्ट्स कंटेंट तो वैसा का वैसा ही है। तो उस हिसाब से अगर हम लोग ऐसे भी देखें तो ये जो हमारा पोलर रीजन है ना, ये पोलर रीजन में जो है वो हम लोग का इवॉपरेशन ज़रूरत से ज़्यादा ही लो है, बहुत ही ज़्यादा लो है आर्टिक रीजन में। और ये बहुत ज़्यादा इवॉपरेशन लो होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है कि सैलिनिटी जो है वो कॉम्परेटिवली हम लोग को लो ही देखने को मिलता है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो है। और दूसरा ये भी है कि आर्टिक ओशंस में जो है वो आइस वगैरह का जो अभी मेल्टिंग वगैरह है वो अक्सर देखने को मिलता है कि जब भी अगर सपोज कर लो बर्फ़ है, ये बर्फ़ तो फ्रेश वाटर था ना, और इधर पूरा ये ओशन है। अब ये ओशन जो है ये तो सॉल्टी वाटर है और ये बर्फ़ फ्रेश है, फ्रेश वाटर से बना हुआ। अब ये बर्फ़ जैसे ही पिघलेगा तो ओशन वाटर में क्या होगा, फ्रेश वाटर का इनफ्लो बढ़ जाएगा ना, तो उस केस में सैलिनिटी क्या होगा, घट जाएगा। तो इसलिए भी देखो अगर हम लोग सैलिनिटी का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो ये आर्टिक रीजन में क्या हो रहा है, सैलिनिटी थोड़ा कम है, क्योंकि इधर जो है बर्फ़ है वो भी अगर पिघल जाता है। फ्रीजिंग ऑफ अगर आइस होगा तो वहाँ पे सैलिनिटी जो है वो थोड़ा बढ़ना चाहिए। क्लियर है? लेकिन क्योंकि ये वाला रीज़न जो है वो यहाँ पे इवॉपरेशन हमेशा से बहुत लो है, तो यहाँ पे फ्रीजिंग ऑफ आइस बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं करता है। क्लियर है? तो ये चीज़ ध्यान में रखना। तो वही यहाँ पर है। फिर अगला देख लो ओशियन करेंट्स। ओशियन करेंट्स भी सैलिनिटी को बहुत ज़्यादा डिफाइन करता है। कैसे? जैसे सपोज कर लो इस जगह पे अगर हम लोग देखें, इस जगह पे हम लोग का क्या है, पेरू करंट है।
अगर यहाँ पे पेरू करंट है और ये करंट कौन सा है, कोल्ड करंट है। कोल्ड करंट है मतलब यहाँ का ओशन वाटर टेम्परेचर क्या है, ठंडा होगा, ठंडा पानी होगा, क्लियर है, कोल्ड वाटर है। कोल्ड वाटर में इवापोरेशन बहुत ज़्यादा होता नहीं है। अब अगर इवापोरेशन ज़्यादा नहीं हो रहा है तो उस केस में यहाँ का सैलिनिटी क्या होगा, कम होगा, क्लियर है। यहाँ पे देख लो, इस जगह पे अगर हम लोग देखें अफ्रीका के पास, इस जगह पे भी सैलिनिटी थोड़ा कम दिखेगा, बेंगवाला करंट, क्लियर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कोल्ड वाटर करंट है। मतलब जिस भी जगह पे कोल्ड वाटर करंट है वहाँ पे हम लोग को सैलिनिटी क्या होगा, थोड़ा कम देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे देखें, जैसे ये गल्फ स्ट्रीम है, गल्फ स्ट्रीम क्या है, वार्म वाटर करंट है। वार्म वाटर करंट होने की वजह से क्या है, इस जगह का जो ओशन का टेम्परेचर है, इस रीजन का, ये टेम्परेचर क्या है, काफ़ी हाई है। हाई टेम्परेचर होने की वजह से इस जगह पे इवापोरेशन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। इवापोरेशन अगर ज़्यादा देखने को मिलेगा, और ये गल्फ स्ट्रीम ध्यान में रखना, ये पूरा ऐसे जाता है, क्लियर है। तो यहाँ पे इवापोरेशन ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो उस केस में क्या है कि इस जगह पे जो है सैलिनिटी भी ज़्यादा होगा, क्योंकि वाटर का नेट रिमूवल हो रहा है ओशन से, क्लियर है। तो गल्फ स्ट्रीम की वजह से यहाँ पे ज़्यादा हो जाए। मतलब एक चीज़ तो हम लोग बोल सकते हैं कि जहाँ पे भी वार्म वाटर करंट होगा, वो वार्म वाटर करंट के पास इवापोरेशन ज़्यादा होगा, इवापोरेशन ज़्यादा होगा तो वहाँ पे सैलिनिटी जो है वो क्या होगा, वो भी हमारा ज़्यादा होगा। जिस भी जगह पे कोल्ड करंट होगा उस जगह पे क्या है, हम लोग को सैलिनिटी कॉम्परेटिवली कम देखने को मिलेगा। तो ये हमने देख लिया। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखो, अगर टेम्परेचर कहीं का बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब वहाँ का इवापोरेशन ज़्यादा है, इवापोरेशन ज़्यादा है मतलब वहाँ पे क्या है, सैलिनिटी ज़्यादा है। और एक बात बताओ कि एक जो है नॉर्मल फ्रेश वाटर है और एक पानी ऐसा है जो फ्रेश वाटर है और इसमें हमने नमक भी मिला दिया 35 kg, क्लियर है, और दोनों हज़ार हज़ार kg का जो है वो सैंपल था पानी का। तो उसमें अब बताओ ज़्यादा डेंसिटी किसका होगा, ऑफकोर्स जिसमें हमने 35 kg नमक मिलाया। मतलब क्या कहने का है कि जो वाटर का सैलिनिटी ज़्यादा होगा उस वाटर का क्या है, उस वाटर का डेंसिटी भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ रिलेशन बना लेना कि टेम्परेचर, सैलिनिटी और डेंसिटी ऑफ वाटर, ये तीनों के तीनों जो हैं कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं। जिस वाटर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि उस वाटर में जो है वो सैलिनिटी जो है वो क्या होगा, वो भी ज़्यादा होगा, क्लियर है। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान में रखो, अगर सैलिनिटी बढ़ेगा वाटर का, मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से सैलिनिटी बढ़ा। अब अगर सैलिनिटी बढ़ रहा है तो उस केस में उस वाटर का क्या होगा, डेंसिटी बढ़ जाएगा। डेंसिटी बढ़ेगा तो वो वाटर क्या करेगा, सबसाइड करेगा। डेंसर वाटर क्या होता है, नीचे जाता है, क्लियर है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना, इस चीज़ से कंफ्यूज मत हो जाना कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो सैलिनिटी भी ज़्यादा होगा, सैलिनिटी ज़्यादा है तो डेंसिटी भी ज़्यादा होगा, और उसके बाद फिर बोलो कि वार्म वाटर जो है, वार्म वाटर तो गर्म है तो उसका सैलिनिटी ज़्यादा है। यहाँ तक तो सही है, तो फिर वार्म वाटर का डेंसिटी कम क्यों है कोल्ड वाटर से। देखो मेरा यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि अगर सैलिनिटी बढ़ेगा तो उस जगह पे डेंसिटी बढ़ जाएगा। डेंसिटी बढ़ने के बाद वो डेंस वाटर क्या होगा, वो तो सबसाइड कर जाएगा, और वो सबसाइड करने के बाद क्या होगा, वो समुद्र के सरफेस में नीचे चला जाएगा। तो नीचे में अब वो नीचे चला गया, जैसे ही वो मतलब डेंसिटी, हाइयर डेंसिटी वाला वाटर नीचे गया तो अब ये क्या हो गया, नीचे तो कोल्ड वाटर बन गया, क्लियर है। तो कोल्ड वाटर का डेंसिटी ज़्यादा होता है, इस चीज़ से कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे बस कहने का मतलब यह है कि टेम्परेचर अगर ओशन वाटर का बढ़ेगा तो वहाँ पे इवापोरेशन ज़्यादा हो जाएगा, सैलिनिटी ज़्यादा हो जाएगा, और सैलिनिटी अगर ज़्यादा होगा तो वहाँ का वाटर का डेंसिटी बढ़ जाएगा, डेंसर वाटर सबसाइड करेगा, क्लियर है। इसका मतलब अगर हम लोग सैलिनिटी का वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो हम लोग क्या देखेंगे कि नीचे वाला वाटर का जो है वो सैलिनिटी क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका डेंसिटी क्या है, थोड़ा मतलब ज़्यादा है। डेंसर वाटर क्या होता है, सबसाइड करता है ना, तो नीचे का वाटर क्या डेंसर होगा, तभी तो नीचे है कोल्ड वाटर। इसका मतलब इसका डेंसिटी क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू सरफेस वाटर। इन जनरल है, ज़रूरी नहीं कि ये हमेशा का प्रिंसिपल है, क्लियर है। फिर देखो वाटर मिक्सिंग बाय करंट जो है ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ओशंस में। जैसे सपोज कर लो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे ये मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ पे जो वाटर मिक्सिंग है मेन जो अटलांटिक ओशन से ये बहुत ज़्यादा कम है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे हम लोग को क्या देखने को मिल जाए, हाई सैलिनिटी। इस जगह पे वाटर मिक्सिंग जो है कम है मेन ओशन से, तो यहाँ पे हम लोग को हाई सैलिनिटी देखने को मिल जाए, क्लियर है। लेकिन इधर जो है वाटर मिक्सिंग क्या है, काफ़ी अच्छा खासा है, तो इधर सैलिनिटी बहुत ज़्यादा कम देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, क्लियर है कि वाटर सैलिनिटी पे डिपेंड करता है। फिर विंड पे डिपेंड करता है। विंड पे कैसे डिपेंड करता है, जैसा कि अभी हमने देखा था कि ये जो है ये ट्रेड विंड है। ये ट्रेड विंड जो है
या फिर जैसे सपोज कर लो यहाँ पे ट्रेड विंड ऐसे चल रहा है, क्लियर है। अब जब ट्रेड विंड यहाँ पे ऐसा चल रहा है तो यहाँ पे क्या होता है, शोर के आसपास का जो पानी है ये नीचे मतलब शोर से दूर जा रहा है ना, तो नीचे जो गहराई का पानी होगा वो गहराई का पानी क्या होगा, अपवेलिंग होगा यहाँ पे, और अपवेलिंग होने की वजह से इस जगह पे क्या आएगा, कोल्ड वाटर आएगा, क्लियर है। तो उसकी वजह से भी यहाँ पे क्या होगा, डेंसिटी डिफर करेगा। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और देखो, जैसे यहाँ पे नाइगर रिवर है, इस जगह पे क्या है, कॉन्गो रिवर है, ये दोनों रिवर क्या है, ये जो है ये फ्रेश वाटर का इनफ्लो कर रहा है, और फ्रेश वाटर का इनफ्लो करने की वजह से यहाँ पे देखो सैलिनिटी क्या है, काफ़ी कम है। तो ये सारे वो फैक्टर्स थे जो सैलिनिटी को अफेक्ट करते थे। हमने पूरा ये मैकेनिज़्म देख लिया, इसको आप एक बार रीड कर लेना, क्लियर है। एक चीज़ और ध्यान में रखो कि जो मैक्सिमम सैलिनिटी है, मैंने अभी क्या बताया कि इन जनरल इक्वेटर से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे सैलिनिटी क्या हो जाए, इन जनरल जो है वो टेम्परेचर क्योंकि इन जनरल घट रहा है तो सैलिनिटी भी इन जनरल घटना चाहिए, क्लियर है। इसका मतलब क्या, इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा सैलिनिटी होना चाहिए, नहीं, क्यों, क्योंकि इक्वेटर पे इवापोरेशन तो बहुत ज़्यादा हो रहा है तो सैलिनिटी तो ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन प्रिसिपिटेशन भी तो बहुत हो रहा है जो सैलिनिटी को कम कर दे रहा है, कि बारिश भी सबसे ज़्यादा यहीं पे हो जाए। तो ये ध्यान में रखना कि सैलिनिटी जो है वो मैक्सिमम 20 से 40 डिग्री नॉर्थ के आसपास मिलता है देखने को, क्यों, क्योंकि ये वो वाला एरिया है, याद है प्रेशर बेल्ट में सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन में क्या होता है, यहाँ पे इस जगह पे हम लोग को देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो है क्लियर स्काई होता है, और क्लियर स्काई होता है और साथ ही साथ हाई प्रेशर वाला एरिया है। तो इस जगह पे क्लियर स्काई होने की वजह से क्या है कि सन का जो रे है वो बहुत ही डायरेक्ट होता है, कोई क्लाउड का फिल्टर नहीं होता है, जिसकी वजह से इस जगह पे इस जगह पे जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, क्लियर है। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखना है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, सब हमने देखा था ना, टेम्परेचर सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, सब ट्रॉपिकल रीजन में होता है, सब ट्रॉपिकल रीजन में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो वहाँ पे ही हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, सैलिनिटी भी सबसे ज़्यादा वहीं देखने को मिलेगा, क्लियर है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि ये इक्वेटर के पास रिलेटिवली थोड़ा कम सैलिनिटी होता है जितना होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्रिसिपिटेशन और इवापोरेशन दोनों बहुत ज़्यादा है, बट ये जो सब ट्रॉपिकल रीजन है इस जगह पे सैलिनिटी मैक्सिमम होता है, क्लियर है, और पोल में सैलिनिटी मिनिमम होता है। तो ये हमारा हो गया, ये यहाँ पे देख लेना कौन कौन सा फैक्टर सैलिनिटी को बढ़ाता है, कौन कौन सा फैक्टर सैलिनिटी को घटाता है, ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, क्लियर है। फिर ये ध्यान में रखो जो हाईएस्ट सैलिनिटी है वाटर बॉडीज़ का वो लेक वैन इन टर्की है, जिसका 330 डिग्री पार्ट्स पर 1000 है। यहाँ पे जो है डेड सी फिर सेकंड में है, फिर जो है ग्रेट सॉल्ट लेक है, क्लियर है। फिर ये हमने हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी, ये पूरा मैप के थ्रू हमने ऑलरेडी सब कुछ डिस्कस कर लिया है, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको एक बार आप रीड कर लेना, क्लियर है। फिर हम लोग आ जाते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी। देखो जब वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी कर लेना तो एक चीज़ ध्यान में रखो कि सैलिनिटी एट द सरफेस जो है वो जितना ज़्यादा इवापोरेशन होगा उतना ज़्यादा इंक्रीज़ करता है, ये हमने देखा, और जितना ज़्यादा फ्रेश वाटर का इनपुट होगा उतना ज़्यादा सैलिनिटी डिक्रीज़ करेगा। प्रिसिपिटेशन होगा, फ्रेश वाटर का इनपुट कर जाए तो डिक्रीज़ करेगा, रिवर का इनफ्लो हो जाए, फ्रेश वाटर का इनपुट हो जाए तो सैलिनिटी डिक्रीज़ करेगा। लेकिन मतलब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि सरफेस पे सैलिनिटी क्या कर रहा है, वैरी कर रहा है बहुत ज़्यादा ओशंस के सरफेस पे, वो डिपेंड कर रहा है कि इवापोरेशन ज़्यादा हो रहा है या प्रिसिपिटेशन ज़्यादा हो रहा है या रिवर का इनफ्लो ज़्यादा हो रहा है, इन चीज़ों पे। लेकिन अगर हम लोग डेप्थ में देखें तो डेप्थ में सैलिनिटी जो होता है वो बहुत हद तक फिक्स होता है, कि गहराई में सैलिनिटी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर रहा है, इधर सैलिनिटी अच्छा खासा फिक्स रहता है, क्लियर है। तो इन जनरल अगर हम लोग देखें तो नीचे जो है सैलिनिटी थोड़ा फिक्स रहता है। सैलिनिटी जनरली इंक्रीजेज विद डेप्थ, कि जैसे जैसे हम लोग गहराई में जाते हैं सैलिनिटी क्या होता है, बढ़ता है। ये हमने देखा भी ना, कोल्ड वाटर डेंसर होता है और कोल्ड वाटर का डेंसिटी ज़्यादा होता है। डेंसिटी ज़्यादा होने का एक तो टेम्परेचर भी रीज़न और दूसरा क्या है, सैलिनिटी भी रीज़न है, कि सैलिनिटी होने की वजह से नमक का कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो वो भारी होता है तो नीचे सबसाइड कर जाता है, क्लियर है। तो ये जो है ये ध्यान में रखना है कि देयर इज़ अ डिस्टिंक्ट जोन कॉल्ड हेलोक्लाइन वेयर सैलिनिटी इंक्रीजेज शार्पली, कि जैसे जैसे पहले तो सरफेस में क्या है कुछ सैलिनिटी होगा, फिर मतलब बहुत ज़्यादा स्टीप डिक्रीज, जैसे टेम्परेचर का हमने देखा था ना कि टेम्परेचर स्टार्टिंग में क्या होता है ग्रेजुअल डिक्रीज कर रहा है, उसके बाद थर्मोक्लाइन रीजन होता है जिसमें एकदम स्टीप डिक्रीज करता है और उसके बाद ग्रेजुअल डिक्रीज करता है। तो सेम
ओशन वाटर का सैलिनिटी के साथ भी है कि स्टार्टिंग में क्या होगा, ग्रेजुअल डिक्रीज करेगा, फिर स्टीप डिक्रीज करेगा। जैसे टेम्परेचर जब स्टीप डिक्रीज करता था तो उसको थर्मोक्लाइन बोलते थे, सैलिनिटी जब स्टीप डिक्रीज करेगा तो उसको हेलोक्लाइन बोलेंगे। क्लियर है? और उसके बाद फिर ग्रेजुअल डिक्रीज करेगा नीचे जाने पे। क्लियर है? तो ये जो चैप्टर था हमारा, ये ओशन टेम्परेचर और ओशन सैलिनिटी, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हमने बेसिकली 3 चीज़ देखा है। सबसे पहले तो हमने देखा है क्या, जो हमारा डिवीज़न ऑफ द ओशन फ्लोर है, जिसमें हमने कॉन्टिनेंटल शेल्फ वगैरह, कॉन्टिनेंटल स्लोप, डीप सी प्लेन वगैरह, ये सब कुछ को डिटेल में देखा। उसके बाद फिर हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन देखा, इसको आप अच्छे से कवर कर लेना। फिर वर्ल्ड में कैसे कैसे टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप कवर कर लेना। फिर हमने सैलिनिटी ऑफ द ओशन वाटर्स देखा कि क्या क्या फैक्टर्स है जिसकी वजह से अफेक्ट होता है, और फिर सैलिनिटी का हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को भी आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना। तो बस इतना ही था। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच।